हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ स्कूल। लॉ स्कूल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप क्लैट 2023 का एग्जाम देने वाले हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के बारे में। इंडियन पॉलिटी किस तरह से हमारे क्लैट 2023 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये किस तरह से, किस नेचर से इंडियन पॉलिटी के जो क्वेश्चन है वो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम सिलेबस की बात करेंगे, जनरल नॉलेज के सिलेबस की बात करेंगे, लीगल रीजनिंग के सिलेबस की बात करेंगे, क्योंकि लीगल रीजनिंग में बहुत अटैचमेंट रहती है इंडियन पॉलिटी की। तो इंडियन पॉलिटी होती क्या है, किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और क्या यहाँ पे हमारा सिलेबस रहने वाला है, और क्या हमारा आगे प्रिपरेशन का एक्सटेंट रहेगा, इस सारी बात हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे क्लैट 2023 एग्जाम की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो देखिए, क्लैट 2023 के सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है, इसने क्लैट का सिलेबस जो यूजी और पीजी दोनों के लिए डिफाइन किया है। यूजी और पीजी दोनों के लिए ही इसने क्लैट का सिलेबस डिफाइन किया है। तो यूजी की अगर हम बात करते हैं 2023 के सिलेबस की, अंडर ग्रेजुएशन क्लैट सिलेबस की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें क्या क्या पूछा जाता है? इसमें 5 सेक्शन होते हैं। The first one is English language, second one is current affair including the general knowledge, third one is the legal reasoning, and the fourth one is the logical reasoning, and the fifth one is quantitative techniques. तो ये 5 सब्जेक्ट्स हमारे लिए, 5 टॉपिक्स हमारे लिए, हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एस्पिरेंट्स को लेकर करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग द जनरल नॉलेज और लीगल रीजनिंग वाले पार्ट की हम बात करेंगे, क्योंकि इन दोनों टॉपिक के पर्सपेक्टिव से इंडियन पॉलिटी हमारे लिए बहुत अहम भूमिका रखता है। तो बेसिकली क्लैट के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर आप क्लैट का एग्जाम देने वाले हैं तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, फॉर्म फिल कर लीजिए। और ये जो एग्जाम है ये 18 दिसंबर 2022 को कंडक्ट किया जाएगा, 18 दिसंबर 2022। और इसी के चलते हुए लॉ स्कूल आपके लिए लेके आ रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री क्लासेस। फ्री हम आपको प्रिपरेशन करवाएंगे आपके क्लैट 2023 के लिए। तो हम बात करेंगे आगे सिलेबस की। तो सिलेबस की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट थिंग जो हमारे पास है दैट इज करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग द जनरल नॉलेज। अब करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज में यहाँ पर हमारे पास एग्जाम में एक्सटेंड किस तरह से आता है, हमारे पास पैराग्राफ्स आते हैं। करंट अफेयर्स को लेकर जो टॉपिक्स न्यूज में रहे होते हैं उनको लेकर हमारे पास पैराग्राफ्स आते हैं। अब उन पैराग्राफ्स के नीचे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं। अब वो क्वेश्चंस होते हैं वो उस टॉपिक के रिलेटेड ही होते हैं, बट उसका आंसर उन पैराग्राफ में नहीं होता, क्योंकि वो स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो उनमें काफी सारे क्वेश्चंस पॉलिटी के यहाँ पर पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। बट एज पर द सिलेबस यहाँ पर किन किन चीजों की नॉलेज आपको होना जरूरी होता है अगर आप क्लैट 2023 के एग्जाम में ये करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज वाले पार्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पर कंटेम्पोररी इवेंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड, द आर्ट्स एंड कल्चर, इंटरनेशनल अफेयर्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस, ये हमारे पास गिवन दिया गया है हमारे सिलेबस के अंदर। अब सिलेबस के अंदर कई बार बहुत सारी चीजें, बहुत सारे न्यूज ऐसी आती हैं जो करंट अफेयर्स में आ जाती है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली बेल्स को लेकर, बेल ऑर्डर को लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी की थी, कुछ गाइडलाइंस को इंट्रोड्यूस किया था कि किस तरह से बेसिकली बेल होनी चाहिए, क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल जो होती है उसको लेकर यहाँ पर बहुत सारे विवाद छुड़ते हैं। क्योंकि एक तरफ अभी किसी को अरेस्ट भी नहीं किया जाता है तो और वो कोर्ट में चला जाता है बेल लेने के लिए, एंटीसिपेटरी बेल का ये प्रोविजन यहाँ पे रहता है। और दूसरी साइड यहाँ चार्जशीट फाइल होते ही एंटीसिपेटरी बेल को लेकर एप्लीकेशन फाइल कर दिया जाता है। तो उसको लेकर बेसिकली क्या गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट कैसे वर्क करता है, सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स को लेकर यहाँ पर पॉलिटी में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। ठीक है, तो ये सिलेबस हमारा यहाँ पे रहता है। उसके बाद लीगल रीजनिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो सेम लीगल रीजनिंग में बहुत सारे मैटर रहते हैं। अब लीगल में बेसिकली आपको ऐसा नहीं है कि आपको लॉ की प्रॉपर सारी नॉलेज होनी चाहिए, बट लीगल मैटर्स को देखते हुए आपको थोड़ा बहुत आइडिया, यहाँ पर बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है कि हमारे देश में किस तरह से सिस्टमैटिक फंडामेंटल लॉज वर्क करते हैं। ये चीजें आपको पता होनी बहुत जरूरी होती है। इस चीज में मैं बैक टू बेसिक आता हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज पॉलिटी, पॉलिटी एक्चुअल में होता क्या है। द वर्ड पॉलिटी डिनोट्स द टाइप ऑफ गवर्नमेंट, द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि हमारे देश में किस तरह का प्रशासन वर्क करता है, किस तरह की सरकार वर्क करती है। द नेचर ऑफ द गवर्नमेंट, द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, देश में पावर एंड फंक्शंस किस तरह से चलते हैं, देश की सरकार के पास किस तरह से सिस्टमैटिक सिस्टम यहाँ पर बनाया गया है, किस तरह से फंडामेंटल्स बनाए गए, किस तरह से वर्किंग ये करते हैं। और जो भी पॉलिटी किसी कंट्री की होती है वो उसके कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे होती है, वो उसके संविधान के आधार पे उसका पॉलिटी का नेचर डिपेंड करता है। अब देखिए इंडिया में यहाँ पर हम बात करते हैं द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड। इंडिया में मोनार्चिकल सिस्टम नहीं है। अगर मैं यूके की बात करता हूँ तो वहां पे मोनार्क है। तो ये डिफरेंट संविधान ही है जो यहाँ पर उस देश की पॉलिटी को डिफाइन करते हैं।
And what is constitution? A constitution is basically a body of fundamental principles according to which a state is governed. Basically कुछ rules and regulations जिनके आधार पर देश का जो सिस्टम है उसको ऑपरेट किया जाता है, फंक्शन करता है। तो ये हमारे पास पॉलिटी रहता है। अब पॉलिटी के अंदर हमारे पास बहुत कुछ है, शेड्यूल्स हैं, आर्टिकल्स हैं, पार्ट्स हैं, तो उनमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस गिवन है, ठीक है। जस्ट लाइक हम फंडामेंटल राइट्स की बात कर लेते हैं, मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। तो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक यहाँ पर हमारे पास फंडामेंटल राइट्स आते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स कौन सा फंडामेंटल राइट्स हमें क्या प्रोविजन, क्या पावर्स प्रोवाइड करता है, क्या अधिकार देता है, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और तो इसी की बात अगर हम लीगल रीजनिंग के पर्सपेक्टिव से करते हैं तो लीगल रीजनिंग में हमारे पास पैसेजेस आते हैं। अब उस पैसेजेस में यहाँ पर क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे मॉरल इश्यूज को डिस्कस किया जाता है और बहुत सारे एक्सटेंट, बहुत सारे इश्यूज जो होते हैं, लीगल मैटर्स जो होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई ना कोई आर्टिकल, कोई ना कोई प्रोविजन वहां पर इंटरमीडिएट कर जाता है, वहां पर इंक्लूड हो जाता है। तो दैट्स वाई इस पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करना। बट क्या हमें सारा का सारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम सारा का सारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। अब डायरेक्टली तो सिलेबस में कहीं भी नहीं दिया गया कि इंडियन पॉलिटी हमारे सिलेबस का हिस्सा है, बट इनडायरेक्टली जब हम पेपर में क्वेश्चंस का नेचर देखते हैं तो उस हिसाब से हमें आइडिया हो जाता है कि हमारे एग्जाम में हमारे लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ टॉपिक्स रिलेटेड है, क्योंकि जब एग्जाम में सवाल आता है तो हमें इनको अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एग्जाम में किस तरह के सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं, हम उनके ऊपर भी चर्चा करने वाले हैं, तो आगे बने रहिए। अब बात यहाँ पे करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन पॉलिटी का कौन कौन से टॉपिक हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स की जब हम बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट्स आर द very basic feature of our constitution and these are justiciable in nature. These are justiciable in nature. अगर भारत में रहते हुए किसी भी व्यक्ति को कभी ये लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो वो अदालत का दरवाजा खटखटाता है, कोर्ट ऑफ लॉ। दैट्स व्हाई वी हैव कोर्ट्स। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें बेसिकली भारत का संविधान ये फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है और कोर्ट जो है वो इसकी सुरक्षा करता है। आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे कहता है कि दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कि अगर भारत में रहते हुए किसी भी व्यक्ति को किसी भी वक्त ये लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का शोषण हो रहा है तो वो यहाँ पर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन B.R. अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहकर डिफाइन किया, क्योंकि यहाँ पर ये प्रोटेक्शन देता है किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को। उसी तरह से आर्टिकल 32 के तहत हम अगर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए, हमारे पास एक और आर्टिकल है जो हमें लेके जाता है हाई कोर्ट तक अपने फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए। दैट इज आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमें हाई कोर्ट तक पहुंचाता है। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं तो ड्यूटीज लिखा हुआ है। अब नाउ विच ड्यूटी? फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली नहीं थी, तो इनको ऐड किया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज को धीरे धीरे ऐड किया गया, ये ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, तो इनको ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ये 1976 में हुई थी। एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी देयर वाज अ कमेटी, दैट इज स्वर्ण सिंह कमेटी। तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने यहाँ पर रेकमेंड किया था कि इंडिया में जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं तो कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी होनी चाहिए। तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था 1976 में। उसके बाद 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, उसके तहत एक फंडामेंटल ड्यूटी और ऐड की गई थी एंड टोटली वी हैव 11 फंडामेंटल ड्यूटीज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आगे बढ़ेगी तो जुडिशरी का जो पर्सपेक्टिव है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, ये जो कोर्ट्स है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके जजेस, एड हॉक जजेस, ये सारा जजेस का प्रोविजन हमारे लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो जजेस का पूरा सिस्टम हमें समझना है, पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट हमें समझना होगा कि किस तरह से इसकी वर्किंग होती है और किस तरह से ये प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स किस तरह से हमें दिए गए हैं, कौन से आर्टिकल्स यहाँ पे पावर्स प्रोवाइड करते हैं
इनको इनके फंक्शंस को ऑपरेट करने के लिए हेल्प करते हैं, दैट इज जुडिशरी। तो जुडिशरी तो आपका मेन मैटर रहेगा, क्योंकि एज पर अगर आप क्लैट की प्रिपरेशन करें आगे जाके आप लॉ करेंगे और जुडिशरी में ही आपका जो रोल है आप प्ले करने वाले हो। आगे बात करें तो पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की जब हम बात करते हैं तो देखिए इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स, दैट इज लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स। तो ये तीनों ही चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, व्हाट, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। इंडिया में जब कोई भी लॉ बनता है, एनी लॉ, किसी भी तरह का कोई भी कानून बनता है, तो वो लॉ जो होता है वो हमारे दोनों पार्लियामेंट हाउसेस से पास होकर प्रेसिडेंट के पास जाता है फाइनल अप्रूवल के लिए। तो जब प्रेसिडेंट उसको अप्रूव करते हैं तभी वो लॉ जो है वो इम्प्लीमेंटेशन में आता है, वो फाइनल लॉ बन जाता है। कोई भी बिल, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि कोई भी बिल यहाँ पे आता है, पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आता है, या किसी लोग नया लॉ क्रिएट करना हो तो उसको लेकर बिल आता है। फिर वो बिल जो जब दोनों सदनों के द्वारा पास होता है और उसके बाद प्रेसिडेंट के द्वारा पास कर दिया जाता है, तो वो बिल जो होता है वो एक्ट बन जाता है, यानी कि वो फाइनल लॉ यहाँ पे एक बन जाता है। तो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पार्लियामेंट वाला जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपीज। नाउ डीपीएसपीज आर डिफाइंड अंडर द आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ व्हाट आर दीस, ये डीपीएसपी होते क्या है? डीपीएसपीज आर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है ये स्टेट गवर्नमेंट्स को यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करती है कि आपको, अगर आप कोई लॉ बना रहे हैं तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो इंडिया में ना, यहाँ पर हमने एज पर द 7th शेड्यूल हमने पावर्स डिवाइड की हुई है। कुछ पावर सेंटर के पास है, कुछ पावर स्टेट के पास है, और कुछ पावर्स दोनों में मतलब मिक्स है। यानी कि हमने 3 लिस्ट बनाई हुई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। अब स्टेट लिस्ट में जो मैटर डिफाइन किए गए हैं उनको लेकर पावर है किसके पास, स्टेट लेजिस्लेचर के पास, कि वो लॉ बना सकता है। तो अगर कोई स्टेट अपने लोगों के वेलफेयर के लिए जो पावर, जिन मैटर्स को लेकर उसके पास पावर है वो लॉ बनाती है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की इन बातों को ध्यान में रखेगी लॉ बनाते हुए। दैट इज वो बातें क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसीज के अंदर डिफाइन की गई। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, ठीक है। यानी कि अगर कोई स्टेट इसका पालन नहीं भी करता है तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा नहीं सकते, बिकॉज दीज आर नॉट नॉन जस्टिसेबल इन नेचर एंड दे आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, दे आर नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। तो डीपीएसपी हो गया। उसके बाद बात हम करते हैं लोकल गवर्नमेंट की। नाउ व्हाट इज लोकल गवर्नमेंट? लोकल गवर्नमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, पंचायत। द लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्योंकि लीगल में इसके काफी क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हमारे क्वेश्चंस का जो नेचर रहता है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ये लीगल रीजनिंग में पूछा गया था हमारे क्लैट के पेपर में। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये क्लैट 2022, 2021 और 2020 3 सालों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है जो इंडियन पॉलिटी के नेचर से यहाँ पे उठाए गए। तो गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट मेड अ रूल टू मेक इट डिस्क्रिशनरी टू ग्रांट डीएनएस अलाउंसेस, डीए यहाँ पर महंगाई भत्ता, टू एम्प्लॉयज। वन ऑफ द एम्प्लॉयज फाइल्ड अ रिट पिटीशन seeking a mandamus to compel the government to grant DA in the given situation, which of the following statement is true? Now हमारे पास यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, अगर हमें पता हो कि now what is writ of mandamus तो हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। now what is writ of mandamus? हालांकि ये जो क्वेश्चन है ये एक पैराग्राफ का हिस्सा है, बट पैराग्राफ के चलते हुए भी हमें पता होना चाहिए व्हाट इज रिट ऑफ मैंडामस, ठीक है। तो यहाँ पर 5 तरह की रिट जो होती है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है। 5 तरह की रिट, हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो और सेटियोरेरी। ये 5 तरह की रिट्स हमारा संविधान हमें प्रोवाइड करता है। जस्ट लाइक हेबियस कॉर्पस के बारे में आपने काफी सुना होगा। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है यू शुड हैव द बॉडी। अगर किसी पर्सन को इलीगली डिटेन कर दिया जाता है तो उसका जो लॉयर होता है, एडवोकेट जो होता है, वो जज के पास जाता है और यहाँ पर बोलता है कि योर ऑनर मेरे क्लाइंट को इलीगली डिटेन किया गया है एंड मैं उसके लिए हेबियस कॉर्पस की बात करते हुए उसकी बॉडी वापस लेने आया हूँ। बॉडी मतलब उसको लेने आया हूँ, बॉडी मतलब डेड बॉडी की बात नहीं है, उसको लेने आया हूँ, ठीक है। यू शुड हैव द बॉडी, दैट इज हेबियस कॉर्पस, ताकि एक इलीगल डिटेनी को यहाँ पर जो है आजाद करवाया जा सके। तो ये क्वेश्चंस यहाँ पर रिट्स की बात कर रहे हैं, तो रिट्स हमारे लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये आप समझ रहे हैं, ठीक है। रिट ऑफ मैंडामस, रिट ऑफ मैंडामस में बेसिकली क्या होता है कि जो हायर बॉडीज होती है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है चाहे वो हाई कोर्ट है, ये लोअर कोर्ट्स को, ट्रिब्यूनल्स को या गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ऑर्डर देते हैं कि आप अपना सही काम जो है वो सही ढंग से कीजिए।
अगर कोई सरकारी अफसर अपना काम सही ढंग से नहीं करता है तो ये उसको कोर्ट के द्वारा उसको ऑर्डर दिया जाता है कि आप अपनी ड्यूटी सही ढंग से निभाइए। दैट इज रिट ऑफ मैंडेटस। अब आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दे दिया गया कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो हमारे पास 4 स्टेटमेंट है। अब 4 स्टेटमेंट्स की जब हम बात करेंगे तो पहली स्टेटमेंट को मैं पढ़ लेता हूं। पहली स्टेटमेंट में दिया गया फंडामेंटल राइट टू मूवमेंट एंड रेसिडेंस इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया आर सैक्रोसैंक्ट एंड आर गारंटीड टू ऑल सिटीजन। नाउ यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स की। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि फंडामेंटल राइट्स जो है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें सारे के सारे अपने हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है ये पता होने चाहिए कि किस तरह से हमें ये प्रोविजंस जो है वो प्रोवाइड किया जाता है और क्या हमारे लिए भूमिका निभाते हैं। जस्ट लाइक मैं यहाँ पर बात करूँ आर्टिकल 14 द इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। उसके बाद मैं बात करता हूँ यहाँ पर आर्टिकल 15 की। व्हाट इज आर्टिकल 15 की? भारत के अंदर आप किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं कर सकते कास्ट के मैटर पे, कास्ट को लेकर, जेंडर को लेकर, ठीक है, रेस को लेकर, रिलीजन को लेकर, प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी की हम बात कर लेते हैं। उससे पहले आर्टिकल 13 कहता है कि अगर कोई भी ऐसा लॉ भारत सरकार बनाती है जो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है तो वो लॉ नल और वाइड होगा, यानी कि वो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं हो सकता, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं हो सकता। उसके बाद यहाँ पर आर्टिकल 12 था। उससे पहले आर्टिकल 12 बेसिकली डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ अ स्टेट। ठीक है, जहां पर ये फंडामेंटल राइट्स प्रोविजनली वैलिड होते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स की यहाँ पर बात होगी। तो फंडामेंटल राइट्स आप देख सकते हैं कि ये हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, हमें इसको पढ़ना पड़ेगा फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। तो फर्दर हमारी क्लासेस के अंदर हम इनको पूरा समझेंगे। उसके बाद आप देखिए इस क्वेश्चन में नेचर ऑफ एक्सटेंट क्या है। द पावर टू नोटिफाई पार्ट्स ऑफ और द होल ऑफ अ स्टेट और अ यूनियन टेरिटरी एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया अंडर द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 इज वेस्टेड विद। किसी पर्टिकुलर एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करने की पावर किसके पास होती है? देखिए, वी हैव अ एक्ट दैट इज द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट ऑफ 1958। ये आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1958 क्या होता है? अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में, देखो हमारी जो स्टेट्स होती हैं, सिटीज होती हैं, यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस वर्क करती है। बट अगर कोई ऐसा एरिया है जहां पर जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, पुलिस से कंट्रोल नहीं हो पा रहा, तो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी होती है कि वो पर्टिकुलर एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं अंडर दिस एक्ट। और जब उस पर्टिकुलर एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है तो वहां पर स्पेशल फोर्सेस को पॉइंट जो है वो कर दिया जाता है। स्पेशल फोर्सेस के अंदर वो एरिया अपलोड कर दिया जाता है, तो वहां पर स्पेशल फोर्सेस अपने लेवल पे वर्क करती हैं और यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के तहत उनको बहुत सारी स्पेशल पावर्स जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो अफ्स्पा जो है वो बहुत सारे स्टेट्स में लग चुका था, स्टार्टिंग से लेकर पंजाब में भी रहा है। ठीक है, असम में पहली बार जो अफ्स्पा लगा था 1958 में, वो असम में ही लगा था। 1958 में जब ये एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था तो असम में ही लगा। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, ठीक है, बहुत सारी स्टेट में रह चुका है, मेघालय में भी रह चुका है। मणिपुर में तो आज भी वैलिड करता है। मणिपुर की तो बहुत इंपॉर्टेंट इसकी कहानी भी है। मणिपुर की एक लेडी है जिन्होंने 14 साल हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल भी करी कि उनकी स्टेट मणिपुर में से जो अफ्स्पा है इसको हटा दिया जाए, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को हटा भी दिया जाए। बट एट द एंड उस लेडी को ही अपना जो हंगर स्ट्राइक था वो ब्रेक करना पड़ा था क्योंकि सरकार ने अफ्स्पा नहीं हटाया। एंड द लेडी नेम्ड एज इरोम शर्मिला, शी इज नाउ नोन एज द आयरन लेडी ऑफ मणिपुर। अब उसको आयरन लेडी ऑफ मणिपुर बोला जाता है। तो यहाँ पर अफ्स्पा को कौन यहाँ पर लगा सकते, बेसिकली डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर करने की पावर किसके पास होती है? स्टेट के पास भी है, सेंटर के पास भी है, और अगर कोई यूनियन टेरिटरी है तो उसका जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा वो कर सकता है। तो गवर्नर ऑफ एनी स्टेट, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ एनी यूनियन टेरिटरी, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी पेपर के अंदर आता है। अब उसके बाद आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है रिट पिटीशन। तो रिट पिटीशन इज फाइल्ड अंडर आर्टिकल 226। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि रिट पिटीशन जो है ये दो तरह से फाइल होते हैं, एक आर्टिकल 226 के तहत, एक आर्टिकल 32 के तहत। 226 में जो रिट पिटीशन फाइल होती है ये हाई कोर्ट में होती है, और आर्टिकल 32 के तहत ही होती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर। तो आर्टिकल 226 के तहत द आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, if a writ petition is filed and the same is rejected on merits by a speaking order, another petition under article 32 of the constitution of India is not maintainable under merit by the res judicata। अब देखिए यहाँ पर आर्टिकल 32 की भी बात हो रही है, आर्टिकल 226 की भी बात हो रही है, रिट पिटीशन की बात हो रही है। तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज आर्टिकल 32, व्हाट इज आर्टिकल 226 एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स वी हैव, और ये रिट्स क्या क्या होती है, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए।
तो ये हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लासेस के अंदर, जो क्लासेस हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने वाले हैं। चलिए आगे बात करें तो आगे हमारे पास क्वेश्चन आता है ऑब्सेसिविटी को लेकर। अब ऑब्सेसिविटी क्या होता है कि किसी के खिलाफ भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करना, और इतने बेसिकली वो जो शब्द आपने इस्तेमाल किए हैं वो उसको बेसिकली यहाँ पर परेशान कर दे, तो वो आपके खिलाफ यहाँ पर कंप्लेंट कर दे। ठीक है, द इश्यू ऑफ ऑब्सेसिविटी इज फंडामेंटली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑफ एन इंडिविजुअल, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दैट इज आर्टिकल 19, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, ऑफ एन इंडिविजुअल, ऑल ऑफ द अबव। तो ऐसे क्वेश्चंस भी यहाँ पे आते हैं, ये और सबके सब फंडामेंटल राइट्स है, ये सारे के सारे हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हमें यहाँ पर पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से हमने इन सारी चीजों को एनालाइज किया, और हमने देखा कि हमारे लिए क्या क्या कैसे इंडियन पॉलिटी जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्रिएट कर रही है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए आर्टिकल 20 की बात हो रही है, तो आर्टिकल 20 भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ मैटर्स, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 20 भी यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा है, फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा है। तो फंडामेंटल राइट्स तो हम यहाँ पर किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकते। इस क्वेश्चन में भी देखिए आर्टिकल 20 की बात हो रही है, तो आर्टिकल 20 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 20 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स। अब ह्यूमन राइट्स की जब हम बात करते हैं तो देखिए इंडिया में प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स एक्ट आया था 1993 में। प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स एक्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था 1993 में, और उसी के तहत एक बॉडी बनाई गई थी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो ये बॉडी इंडिया में हमारे जो ह्यूमन राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए वर्क करती है। तो ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ही हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक एक्ट की बात करी। ठीक है, हम इसको नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में काउंट करते हैं, बट दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये सारी बॉडीज भी हम पढ़ने वाले हैं, इन सब का भी हम डिस्कशन करेंगे हमारी क्लासेस के अंदर। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने देखे हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, और इंडियन पॉलिटी के क्या क्या टॉपिक हमारे लिए हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ये सब हमने डिस्कस किया, और इन सबको हम अपनी नेक्स्ट फर्दर क्लासेस में डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लासेस हम आपके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे लेके आएंगे, तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्लैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपको क्लैट का पूरा सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, कौन से टॉपिक से क्या वेटेज है, सब कुछ पता होना चाहिए। अच्छा स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वही आपको एग्जाम क्रैक करने के लिए हेल्प करेगा, और यही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कुछ एक्सपर्ट की गाइडेंस और कुछ बुक्स, कुछ आर्टिकल्स हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, एंड उसके बाद यहाँ पर आपके वीक एरियाज जो है सिलेबस में, उसके ऊपर आपको नजर रखनी है, उसको कैप्चर करना है, और उसी के साथ साथ आपको स्ट्रॉन्ग बनाकर आगे भेजना, यही हमारा फोकस रहेगा। एंड एक प्लान और एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपको खुद अपने लिए बनानी है, ताकि आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाए, आगे बढ़ते रहे। आपकी कमियां आप जानते हैं सबसे बेटर, इससे बेटर कोई नहीं जानता, और अपने उन्हीं वीक पॉइंट्स पे काम करना आपका जो मेन एजेंडा यहाँ पे रहना चाहिए। तो इसके साथ साथ आपको प्रिपरेशन के साथ साथ अपनी प्रिपरेशन, अपना सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको बढ़ना है मॉक टेस्ट की तरफ। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे वही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो रिवीजन करिए जितनी ज्यादा आप कर सकते हैं, अपने नोट्स को रिवाइज करिए, और लॉ स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए फ्री गाइडेंस प्रोग्राम, फ्री क्लासेस क्लैट 2023 के लिए लेके आ रहे हैं। तो ये रहा हमारा आज का सेशन। थैंक यू सो मच, टेक केयर।